नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 8 बज रहे हैं। वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। आज जिस खबर से सबसे पहले हम आपको खबरदार करने जा रहे हैं वो 62 मिनट का चीन पर सियासी युद्ध जो हुआ है उससे। इसके बाद आपको हम उस कैलाश रेंज की असली खबर, असली कहानी बताएंगे जिस पर आज संसद में संग्राम हुआ, ताकि देश हित पर राजनीति भारी न पड़े। पश्चिम बंगाल की लड़ाई लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली क्यों आ गई हैं, जिन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। और फिर आपको T20 विश्व कप मुकाबले से पहले भारत के सामने खेलने से मना करने वाले पाकिस्तान की खबर देंगे कि आखिर ICC का बैन क्यों पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब आपको आज देश की संसद से निकली सबसे बड़ी खबर से खबरदार करते हैं, जहां राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री उनके भाषण से घबरा रहे हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर देश को गुमराह करने में जुटे हैं। यह सब आज 62 मिनट तक संसद में चला। इसे क्यों 62 मिनट का संसद में चीन पर हुआ सियासी युद्ध कह रहे हैं, इसकी वजह 3 वीडियो हैं। आज लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे की अप्रकाशित किताब का हवाला देते हुए कहा, 4 चीनी टैंक लद्दाख सीमा में घुस गए थे। इतना कहते ही पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फिर गृह मंत्री अमित शाह ने तथ्य को लेकर आपत्ति की। इसके बाद स्पीकर ने नियमों का हवाला देते हुए उन्हें रोका। पहले 43 मिनट तक यह खींचतान चलती रही। फिर दोपहर 3 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही राहुल ने बोलना शुरू किया, लेकिन हंगामे के चलते महज 9 मिनट बाद ही कार्रवाई शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। शाम 4 बजे भी कार्यवाही शुरू होते ही फिर हंगामा हुआ और 10 मिनट बाद कार्यवाही मंगलवार सुबह यानी कल सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। इस तरह 62 मिनट चले सियासी युद्ध से पहले खबरदार हो जाइए। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच संसद में 62 मिनट का चीन युद्ध। The army chief right, the tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसपे यह सब सारी बातें लिखी हैं? 100% authentic. वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल रहे। ये guaranteed authentic है। रूलिंग देने के बाद भी ये बार-बार फिर से ये पढ़ रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव का साथ भी, दूसरी तरफ रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और सांसद निशिकांत दुबे, और फिर सदन में 62 मिनट का सियासी चीन युद्ध होता है। ये 100% ऑथेंटिकेटेड है। ये नरवणे जी का मेमोयर है, जिसकी जड़ में है पूर्व सेना प्रमुख रिटायर्ड जनरल MM नरवणे और उनकी अप्रकाशित यानी अब तक छपी नहीं किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के अपुष्ट तथ्य, जिनकी अब तक पुष्टि नहीं हुई। उसी का एक हिस्सा लेकर दोपहर 1:25 पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी खड़े हुए। The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No sir, no sir, no sir. No, only started. No, he is not yielding. मिनट से भी कम वक्त में संसद में हंगामा होता है। सत्ता पक्ष की बेंच से प्रधानमंत्री के बगल बैठे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े होकर आपत्ति जताते हैं। क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसपे यह सब सारी बातें लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। राहुल गांधी फिर कहते हैं वो उस अप्रकाशित किताब के अपुष्ट तथ्य को प्रमाणित करते हैं। राजनाथ सिंह ने फिर मोर्चा संभाला। इस समय केवल एक सवाल का मैं जवाब चाहता हूँ। This is 100% authentic. 100% authentic. के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ जरा पोजीशन से, जिस सर राजनाथ सिंह is getting exercise because his name is going to be spoken just now. प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, केवल मैं एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूँ। इसके बाद राहुल गांधी बताते हैं कि पूर्व सेना प्रमुख की किताब का अंश एक मैगजीन में छपा है। रक्षा मंत्री ने फिर आपत्ति की। जी की किताब है। जिस पुस्तक की यह बात कर रहे हैं, वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं। राहुल गांधी की तरफ से तब KC वेणुगोपाल समेत दूसरे कांग्रेस सांसद खड़े होते हैं, सत्ता पक्ष की आपत्ति पर सवाल उठाते हैं। जवाब अब गृह मंत्री देते हैं। He is trying to quote a magazine report. In this parliament, there are precedents to quoting a magazine.
If anything is wrong, Rajnath Singh ji can reply after his speech, sir. वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। एक बार रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो, तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्ट करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्ट करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। इसके बाद अगले 30 मिनट तक राहुल गांधी लगातार पूर्व सेना प्रमुख की अप्रकाशित किताब से भारत चीन बॉर्डर का वो अपुष्ट तथ्य बोलने की कोशिश करते रहे, जिसे संसद के नियम का हवाला देकर रोका जाता रहा। हंगामा बढ़ता रहा। ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं, जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहाँ अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल, अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है। ये नारावाने जी का मेमोआर है। 349(1) shall not read any book, newspaper or letter except in the सैटेनिक वर्सेस बैन कर दिया इस कांग्रेस सरकार ने, और उस पर चर्चा नहीं किया। मैं पहले व्यवस्था दे चुका हूँ कि अखबार की कटिंग पर, कोई किताब पर, कोई ऐसे विषय जो ऑथेंटिक नहीं, उन विषयों पर सदन में चर्चा की परंपरा नहीं रही है। ये जो किताब है, ये नारावाने जी की किताब है। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं, वह पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई। मेरे हाथ में एक मैगजीन है, उस मैगजीन में आर्टिकल है, उसको मैं कोट कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, ये लीडर अपोजिशन सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इन्हें किसी भी सूरत में यह बात बोलने की यहाँ पर इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। इस हंगामे के बीच फिर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का साथ दिया। कहा कि राहुल को बोलने का मौका मिले, मामला चीन का है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूँ लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। हम सुनने के लिए बैठे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आपको सुनने के लिए बैठे हैं, और ये जो मुद्दा उठा है उसका रूलिंग दे चुके हैं। चेयर से रूल 349 में एक रूलिंग दे चुके हैं। रूलिंग देने के बाद भी ये बार बार फिर से ये पढ़ रहे हैं, ऐसा सदन कैसे चलेगा सर? इसके बाद जैसे ही फिर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को कहा गया कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलिए, राहुल गांधी ने फिर जनरल नरवणे की प्रकाशित किताब का हवाला देना शुरू कर दिया। सर, राष्ट्रपति का जो भाषण है, वो देश में क्या सिचुएशन है, देश कहां जा रहा है, देश को क्या करना चाहिए, देश की पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी, चाइना, पाकिस्तान, ग्लोबल सिचुएशन, इन चीजों के बारे में। अब उधर आपके एक मेंबर ने कहा कि हम देशभक्त नहीं हैं, तो मैं सिर्फ उसका जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे नारावाने जी ने कहा है, नारावाने जी ने कहा है तरीका है। असल में जो नियम स्पीकर ओम बिरला बता रहे हैं, वो लोकसभा का नियम 349 है, जो सदन में सदस्यों की तरफ से पालन किए जाने वाले नियमों से संबंधित है। इस नियम के तहत सदन में किसी भी चित्र, अप्रकाशित पुस्तक या अखबार का प्रदर्शन करने पर रोक है। सदन के काम के अलावा कोई भी किताब, अखबार या चिट्ठी नहीं पढ़ी जा सकती। लेकिन इन्हीं नियम पर विपक्ष अपने सवाल उठाता है, जिसके बाद लगातार राहुल गांधी 3 बार सदन स्थगित होने तक संसद के भीतर और बाहर लगातार सरकार को घेरते रहे। मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये कहते हैं
कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं, और ये एक कोर्ट से डरते हैं। मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ? सदन के अंदर इसमें क्या चीज है? ये झूठ है, ये बोलने का परमिशन नहीं, ये झूठ है। इसमें क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं? माननीय प्रतिपक्ष के नेता मेरे बैठे नो, कोई शब्दों से कोई नहीं डरता। ये अपने तथ्यों की बात कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय तथ्यों से अपनी बात को कहा है, और आप सदन में विधान कर रहे हैं, अध्यक्ष की रूलिंग की पालना नहीं कर रहे, अध्यक्ष के निर्देश की पालना नहीं कर रहे। ये भी आपके लिए उचित नहीं है माननीय सदस्य। नारावाने जी राइट्स। No. I'm not quoting that. I'm not quoting it. माननीय विपक्ष के नेता कह रहे हैं हमें बोला नहीं जा रहा है। आपने एक व्यवस्था दे दी कि नरवणे जी की किताब प्रकाशित नहीं हुई है, जो मैगजीन है उसको कोट नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने मैगजीन और नरवणे जी की किताब के अलावे कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया आया था? किसने बताया? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप, अध्यक्ष जी ने ना बोला है। चीन पर संसद में जो हंगामा हुआ उसके केंद्र में एलएसी का वो किस्सा है जिसके केंद्र में कैलाश रेंज पर कब्जा करके चीन को बैकफुट पर डालने की कहानी है। बात 29-30 अगस्त 2020 की है। गलवान का खूनी संघर्ष हो चुका था, चीन के तेवर खतरनाक थे, सारी दुनिया देखना चाहती थी कि अब भारत क्या करेगा। तो भारत ने क्या किया? सुनियोजित सोची समझी रणनीति के तहत कैलाश रेंज की जो चोटियां हैं उस पर नियंत्रण करके चीन की सेना को पूरी तरीके से हैरान कर दिया। चीन को कभी उम्मीद नहीं थी कि भारत ऐसा कदम उठाएगा। 29 अगस्त 2020 की देर शाम को शुरू हुआ यह अभियान खुफिया रिपोर्टों और जो चुशूल घाटी है उसकी अग्रिम चौकियों पर तैनात सैनिकों के जमीनी निरीक्षण के आधार पर शुरू किया गया था। इन रिपोर्ट्स ने भारतीय सैन्य कमांडरों को सतर्क कर दिया था कि चीनी सैनिक उनकी तरफ से पहाड़ियों पर चढ़कर दो टॉप्स, एक ब्लैक टॉप और दूसरा हेलमेट टॉप, इन दो प्रमुख चोटियों की ओर बढ़ रहे हैं। इनकी ऊंचाई ज्यादा है बनिस्बत दूसरे इलाकों के। अब चीनी इरादों को भांपते हुए लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने अपने सैनिकों को रिजांगला युद्ध स्मारक के पास और कैलाश पर्वतमाला पर तैनात ब्रिगेडों के सैनिकों को मुखपारी, रिजांगला और रेचिनला चोटियों पर भेजा गया। अब 1962 के युद्ध के बाद 58 वर्षों में यह पहली बार था कि सैनिकों ने कैलाश पर्वतमाला पर अपनी तैनाती की थी। अब भारतीय सेना कैलाश पर्वतमाला के दूसरी ओर स्थित मोल्डो गैरिसन पर सीधे नजर रख सकती थी। चीनी सेना स्तब्ध रह गई, उन्हें भारतीय सेना से मानक अभ्यास से आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं थी। इसी बीच जनरल जोशी ने एक स्वतंत्र बख्तरबंद ब्रिगेड की टुकड़ियों को भी पहाड़ी की चोटी पर तैनात कर दिया था। भारत के इस कदम का असर यह हुआ कि चीन बैकफुट पर आया और आगे इसका परिणाम डिसएंगेजमेंट के रूप में सामने देखने को मिला। अब इस खबर पर और जानकारी के लिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं अपने सहयोगी सुमित चौधरी के पास, क्योंकि सुमित, जब ये पूरा वाकया हुआ था उस समय बहुत विस्तृत जानकारियां सबको नहीं दी गई थी, लेकिन ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें हमारे सैनिकों ने गजब का पराक्रम दिखाया था। और वाकई हकीकत तो यही है जो कि सेना में रहने वाले हर व्यक्ति को मालूम है, उस मोर्चे पर तैनात हर व्यक्ति को मालूम है कि वहां से चीन को किस तरीके से पीछे हटना पड़ा था। बिल्कुल श्वेता, देखिए सबसे महत्वपूर्ण यह है इस बात को जानना कि आखिरकार ये ऑपरेशन कहां पे हुए थे, कौन से वो इलाके हैं। दरअसल अगर आप ईस्टर्न लद्दाख का इलाका देखें, ये वो इलाका है जिसको आप नॉर्थ पैंगोंगसो और साउथ पैंगोंगसो, यानी जो पैंगोंगसो झील है उसको आप दो पार्ट्स में बांटते हैं, यानी नॉर्थ का पैंगोंगसो इलाका और साउथ का पैंगोंगसो इलाका। दरअसल अप्रैल महीने के अंदर
चीन ने इस पूरे इलाके के स्टेटस को बदलने के लिए यहां पर बड़ी मैसिव डिप्लॉयमेंट करनी शुरू कर दी। वो लगातार फिंगर 4 के आसपास के इलाकों में आ गया जहां पर भारतीय सेनाओं के साथ उनका कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया और इन इलाकों में एक बहुत एडवांटेज पोजीशंस को लेकर चीन बैठ गया। अब चीन ये कोशिश कर रहा था कि इस्लामी स्लाइसिंग का जो उसका कॉन्सेप्ट है उसको इन इलाकों में भी आप कह सकते हैं कि इंप्लीमेंट करता और धीरे धीरे से ही इन इलाकों अपने कब्जे में ले लेता। अब भारत और चीन के बीच में कई जगहों पर झड़प हुई, हालांकि गलवान की झड़प भी उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण झड़प है, लेकिन अब भारतीय सेनाओं ने चीन को जवाब देने के लिए कार्रवाई अपना कह सकते हैं एक और सरप्राइज एलिमेंट तैयार करना शुरू किया और फिर शुरुआत हुई इन इलाकों के अंदर जिनको हम साउथ पैंगोंगत्सो का इलाका कहते हैं या फिर कैलाश रेंजेस का इलाका माना जाता है। इनके अंदर अगर आप देखें हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप और ये सारे के सारे इलाके आते हैं, गुरुंगहिंग और ये स्पेंगुर झील का इलाका, इसी को बेसिकली कहा जाता है। स्पेंगुर गैप का इलाका भी यहीं पर है। अब भारतीय सेना ने अगस्त के आखिरी दिनों के अंदर यानी 29 और 30 तारीख को यहां पर ऑपरेशन चलाया। इन रिजिस के जो नीचे बैठी सेनाएं थी उन्होंने इनकी एडवांटेज पोजीशन पर आकर अपनी मुस्तैदी कर दी और ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज ऑपरेशन था जिसने चीन की पोजीशन को बहुत ज्यादा वीक कर दिया। अब चीन ने कोशिश क्या की, यानी उसके बाद चीन ने कोशिश की कि वो इस इलाके के अंदर रकिंगला के इलाके में अपने टैंक्स और दूसरी मूवमेंट इन्फेंट्री की करने की कोशिश कर रहा था। उसको ये लग रहा था कि वो भारतीय सेनाओं को इधर से एक सरप्राइज एलिमेंट देने की कोशिश करेगा, लेकिन सेनाओं ने उसको भी विफल कर दिया। अब इन इलाकों की एडवांटेज को आप समझिए कि ये वो इलाके हैं जहां पर उस समय -25 डिग्री 30 डिग्री का टेम्परेचर था। यहां पर आप कह सकते हैं कि यहां पर सर्वाइवल करना, यहां रह पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन भारतीय सेनाओं के इस ऑपरेशन ने चीन की वो सारी की सारी जो स्टेटस को बदलने की साजिश थी उसको नाकाम कर दिया और इसी के बाद जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस था वो धीरे धीरे जाकर शुरू हो गया। और ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इससे पहले लगातार चीन ना तो नेगोशिएशन करने के लिए तैयार था और ना ही भारतीय सेनाओं की उन बातों को सुन रहा था या फिर उनको कह सकते हैं बहुत सीरियसली ले रहा था। लेकिन अब जब कहते हैं कि आप सरप्राइज एलिमेंट के साथ जमीन पर उतरते हैं तो शायद चीन को यह अंदाजा हो गया कि इन इलाकों में भारतीय सेना की पकड़ और उनकी मजबूती कितनी ज्यादा, और इसी आप कह सकते हैं ऑपरेशन के बाद से ही चीन का जो सारा एडवांटेज पोजीशन उसने जो लिया था वो सारी की सारी एडवांटेज पोजीशन उनके लिए एक बड़ी दिक्कत, एक मुसीबत में पैदा हो गई। शायद फिर चीन ने धीरे धीरे इन इलाकों से पीछे हटना शुरू कर दिया। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे की तरफ से लिखी गई किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी अभी पब्लिश नहीं हुई है। इसका हार्ड कवर अप्रैल 2024 से ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर जरूर दिखा। किताब में चीन के साथ भारतीय सेना की 2020 की झड़प के साथ साथ अग्निवीर योजना पर भी लिखा गया है, ऐसा दावा होता है। क्योंकि किताब कभी प्रकाशित नहीं हुई, 2019 से 2022 तक सेना प्रमुख रहे नरवणे ने एक इंटरव्यू में यह जरूर बताया था कि उन्होंने अपनी किताब पब्लिशर ग्रुप को छपने के लिए दे दी है। किताब रक्षा मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजी गई है क्योंकि ऐसी मंजूरी लेना अनिवार्य है। हालांकि अप्रकाशित किताब के एक अंश का एक मैगजीन के हवाले से दावा करके सरकार को जब राहुल गांधी घेरते हैं तब जवाब में पूर्व सेना प्रमुख के कई इंटरव्यू की क्लिप बीजेपी पोस्ट करती है जिसमें वो चीन के खिलाफ भारतीय सेना की मजबूत स्थिति के बारे में बताते रहे। Firstly, we have not lost out in any territory. We are where we were before this whole thing started. But as a result of this agreement, it has been reached on the principle of mutual and equal security. So I think that should be the way we look at this whole disengagement process, that it serves the interests of both countries to have a very stable LAC and with less chances of any confrontation taking place. That should be the larger viewpoint that we take. And not an inch has been lost. Not an inch has been lost, that's right. Approaching this whole issue in a step-by-step manner. So the initial step was of course the disengagement which I've just talked about. So future rounds of talks will continue and I'm sure that through these talks we will be able to narrow down our differences and arrive at a acceptable solution, once again based on mutual and equal security, and which is acceptable to both sides, and only when it is acceptable to both sides will it actually succeed. देखने वाली बात यह है कि 1979 के बाद पहली बार चाइना का कोई नुकसान हुआ है और इतने सालों से 79 से लेकर 2020 तक लगातार वो अपने जो छोटे पड़ोसी देश हैं उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करता आया है और इस ज़ोर ज़बरदस्ती में
उनका बिना कोई नुकसान पहुँचे जो वो करना चाहते हैं वो उन्होंने किया है। जैसे हम कहते हैं बुली, तो नेबरहुड बुली के तौर पर वो करते गए जो उन्हें पहली बार उनको झटका लगा, तो वो झटका 4 का हो या 40 का हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन पहले बार उनको पता चला कि ये जो उनकी रणनीति है कि धीरे धीरे हम जो मर्जी करना है करते रहेंगे और कोई हमारा विरोध नहीं करेगा, ये उनको धक्का बहुत जोर का पड़ा। I think not only of the PLA itself, but I feel it diminished the stature of China as a country in the global eyes. Because after this clash occurred and we showed that it is possible to stand up to China, who tries to bully its smallest neighbors. Once we did that, I think from Canada to Lithuania to Europe to Philippines, everyone actually, got that feeling that yes, if you're fighting for what is correct, if you have a principled stand, it is possible to take a stand even against China. Mm-hmm. And we don't have to always be cowed down by the might that they try to project. Indian Army and India as a country, India as a country showed to the world that it is possible to take on that neighborhood bully, as is the case everywhere. Whether it is a school bully or a neighborhood bully, you have to stand up to him sometime or the other. Right. We showed it can be done. चीन के बाद अब बात पाकिस्तान की, जिसकी क्रिकेट की हालत भी उसके बाकी के मुल्क की तरह होने जा रही है। भारत को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट संभालने वाले मोहसिन नकवी अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने पर आमादा हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट को चलाने वालों को लगता है कि वो भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबले की लोकप्रियता के बल पर ब्रॉडकास्टर को होने वाले घाटे का डर दिखाकर आईसीसी को झुका लेंगे। लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स की राय है कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो उसकी क्रिकेट बर्बाद हो जाएगी, पीएसएल भी खत्म हो जाएगी। भारत से हर मैच हारने वाला पाकिस्तान भारत से जीतना ही भूल जाएगा। पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। भारत से नफरत में पाकिस्तान की सरकार अब अपनी जनता की ही दुश्मन बन बैठी है। दाल रोटी के लिए रुसवा हो रहे पाकिस्तानियों के लिए क्रिकेट खेल नहीं, बल्कि अपने दुख को हल्का करने की वो दवा है जिसे पाकिस्तान की सरकार नफरत में उनसे छीनने जा रही है। सोचिए, दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान जैसा कंगाल क्रिकेट बोर्ड सबक सिखाने की बात कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, जबकि वो अच्छे से जानता है कि भारत से नहीं खेलने का फैसला उसकी दक्षिण अफ्रीका जैसी हालत कर सकता है, जो बरसों प्रतिबंधित रहा। हो सकता इस टीम को बैन भी किया जाए इंटरनेशनल क्रिकेट से। अगर साउथ अफ्रीका बैन हो सकती थी इतने सालों तक, तो फिर ये भी हो सकते हैं। आईसीसी कैसे रिएक्ट करेगी, ये इसके बारे में शायद उनकी सोच जो है वो बहुत छोटी रही। भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने से पाकिस्तान पर ग्रुप स्टेज से बाहर होने का खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि इससे पाकिस्तान का ही रन रेट खराब होगा। इसका दूसरा असर ये होगा कि आईसीसी पीसीबी से भारत के खिलाफ मैच बॉयकॉट करने का कारण पूछेगी। संतोषजनक जवाब नहीं लगा तो आईसीसी उसे इसी वर्ल्ड कप से बैन भी कर सकती है। क्योंकि देखिए, आप सब जो बोर्ड्स होते हैं वो टूर्नामेंट के पहले एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं आईसीसी के साथ। उनका कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि वो खेलेंगे। पाकिस्तान फिर भी पुल आउट कर रहा है, कह रहा है कि भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा, तो जरूर आईसीसी के बोर्ड शायद लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। ये तो ऐसा है कि टूर्नामेंट खराब करने वाली बात हो गई है, क्योंकि उसमें तो उनका तो कोई लेना देना ही नहीं था जहाँ पे वो कूदे। तो मुझे लगता है कि ये आज की बात है कि वो इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात करते हुए भारत के साथ नहीं खेलेंगे। मत खेलो, और उसका जो अंजाम होगा फिर उसको भुगतने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कोई भारतीय बॉडी तो नहीं है। तो पाकिस्तान के कप्तान बोलते हैं कि वो सिर्फ खेलना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सरकार का फैसला उनके क्रिकेट को बर्बाद कर देगा। इसकी सबसे बड़ी वजह पीएसएल को एनओसी नहीं मिलना है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप न्यूट्रल वेन्यू पर खेल रहा है, इसलिए वो इस मामले में सुरक्षा कारणों का हवाला नहीं दे सकता। पीसीबी ने अगर बांग्लादेश का समर्थन करने का कारण दिया तो आईसीसी एक्शन ले सकता है, क्योंकि आईसीसी ने पहले ही पीसीबी को कह दिया कि अगर बांग्लादेश को सपोर्ट किया तो पीएसएल यानी पाकिस्तान सुपर लीग को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। पाकिस्तान को ये पैंतरा कितना भारी पड़ेगा, अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में भारत का बायकॉट करके वो बांग्लादेश को छोड़कर हर किसी क्रिकेट बोर्ड को अपने खिलाफ कर लेगा, क्योंकि बांग्लादेश के मामले में 14-2 से फैसला हुआ है।
बांग्लादेश के मामले में पाकिस्तान का किसी ने समर्थन नहीं किया। ऐसे में पाकिस्तान का ये नया ड्रामा बाकी देशों को गवारा नहीं होगा। सवाल है कि क्या नफे नुकसान का उड़ा भाग लगाकर पाकिस्तान यू टर्न लेगा। निर्णय वापस लेने में क्या प्रॉब्लम है भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दिखाया, एग्जाम्पल दिया है कि वो रिटायर होते 8 दिन बाद, 10 दिन बाद वो वापसी होती है उनकी। वैसा ही शायद ये भी हो सकता है 15 तारीख के पहले। ये ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। 2-4-5 दिन इसके ऊपर यहाँ वहां से बातें होंगी, मामला गर्म होगा, फिर पाकिस्तान फिर वही बात करेगा कि नहीं हम खेल लेंगे। पाकिस्तान को लगता है कि उसके खेलने से आईसीसी को जबरदस्त कमाई होती है, इसलिए उसकी चलेगी। लेकिन ये दांव उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि आईसीसी पाकिस्तान को भविष्य में मिलने वाली मेजबानी से भी हटा सकता है। इसकी वजह यह कि भारत पाकिस्तान मैच से आईसीसी की कमाई बढ़ती, अब मैच नहीं होगा तो इससे आईसीसी की कमाई कम हो सकती है। इस नुकसान की भरपाई के लिए आईसीसी अब पाकिस्तान को मिलने वाले सालाना रेवेन्यू शेयर को भी घटा सकता है, जिसकी सजा के तौर पर पाकिस्तान को काफी कुछ भुगतना होगा। मैं तो हैरान हूं, कुछ वहां पर ऐसे पुराने प्लेयर्स हैं जो पिछले 1 हफ्ते से बोल रहे थे कर दो बॉयकॉट, कर दो बॉयकॉट। क्यों कर दो? हमारा तो नुकसान होगा जी, इंडिया का भी नुकसान होगा। क्या आप सोच सकते हो इस तरह के माइंडसेट में 2026 में एक मुल्क जी रहा है? पाकिस्तान ने पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की थी। 29 साल बाद पाकिस्तान ने किसी आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी तब की थी। वैसे तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड रहा है कि वो पहले धमकाता है, फिर पैसा देखकर पिघल जाता है। उसकी धमकियां गीदड़ भभकियां साबित होती। लेकिन अगर वो इस बार अपना नुकसान पहुंचाकर भी ऐसा करता है तो उसकी क्या वजह हो सकती है? इसका जवाब पाकिस्तान की सरकार होगी। उसे चलाने वाली वो पाकिस्तानी सेना होगी जो ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरीके से धूल चाटने को मजबूर हुई। इसके बाद से ही पाकिस्तान बांग्लादेश को साथ लेकर भारत को घेरने में जुटा है। दोनों देशों की सरकारें लगातार भारत के खिलाफ काम कर रही हैं। ऐसे में क्रिकेट में इस भाईचारे के पीछे ये वजह हो सकती है। पाकिस्तान ऐसा करके बांग्लादेश को यह दिखाना चाह सकता है कि वो भारत विरोध में उसके लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी का ही उदाहरण लीजिए, जब शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भारत को हराने का टास्क दिया, कहा था कि हिंदुस्तान को हराकर आप 24 करोड़ पाकिस्तानियों का दिल जीत लेंगे। एक और लड़ाई की आज चर्चा है, ये राजनीतिक पश्चिम बंगाल के चुनाव से जुड़ा है जो दिल्ली पहुंच चुका है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ काली शॉल ओढ़कर दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करने पहुंची। मुलाकात के बाद चुनाव आयुक्त को झूठा बताने लगी। सूत्र बताते हैं कि निर्वाचन आयोग में बैठक सकारात्मक चल रही थी, तभी अचानक ममता बनर्जी ने टेबल पर हाथ मारा और उठकर चल दी। कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ये लायर है। हम उनको कहा था कि आपको कुर्सी को रेस्पेक्ट करता है, because no chair is permanent for anybody. One day you have to go, but don't create this precedent. And only one member is being targeted. लोकतंत्र में इलेक्शन होता है, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल। और आपने क्या किया? पहले 58 लाख लोगों को बात दिया, निकाल दिया, और उनको आप डिफेंड भी करने नहीं दिया। एआई का नाम पे सिवा फन्ना कौन है? और इलेक्शन कमीशन का कोई नहीं है, बीजेपी का आईटीसीएल का है। उन्होंने कहा उन्होंने जो किया है ठीक किया है। हमने बोला आपका कैमरामैन अनाउंस इधर में अलाउ किया, बाहर का कैमरामैन को क्यों अलाउ नहीं किया? 1.5 घंटा तक अंदर में चला, 4:10 से 5:30, 5:40 तक 1.5 घंटा क्या हुआ अंदर में किसी को पता नहीं। अंदर में दोस्ती, बाहर में कुश्ती, ये सब बंगाल का लोग को मालूम है। ममता बनर्जी सच बात नहीं बोलती है, झूठा बात उनका आदत है, सबको पता चल गया है। आखिर में रोहित शेट्टी के घर फायरिंग को लेकर खबर, जहां पर तफ्तीश तेज हुई है। चारों गिरफ्तार आरोपियों के जरिए पुलिस सुराग तलाशने में लगी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सीधे तौर पर सामने है। अभी के लिए इतना ही, आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट अंजना के साथ।